तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो रिमोट सेंसिंग का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जिसमें हम रिमोट सेंसिंग के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं आज। रिमोट सेंसिंग की जो कंपोनेंट हैं, जैसे हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ी थी, वो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा था। तो इससे बेटर कि मैं थोड़ा सा और आपको रिमोट सेंसिंग के जो कंपोनेंट्स हैं या प्रोसेस है उनके बारे में आज बताना चाह रही हूँ, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है जी। हाँ, तो रिमोट सेंसिंग जो सुदूर संवेदन तकनीक है, उसके द्वारा जो है पृथ्वी के धरातल से सूचनाओं को एकत्र करने तथा विद्युत चुंबकीय आंकड़ों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डेटा हैं उनका एनालिसिस करने के लिए हम मुख्यतः जो है रिमोट सेंसिंग की दो प्रोसेस से गुजरते हैं। पहली प्रोसेस है कि हम डेटा को एक्विजिशन करते हैं, डेटा को अर्जित करते हैं, डेटा को स्टार्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा के बिना रिमोट सेंसिंग को समझना मुश्किल है। तो डेटा इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डेटा, यद्यपि आंकड़े अर्जित करने की विधियों को हम और आगे विस्तृत और आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो और डिटेल में पढ़ाऊंगी, परंतु यहाँ आपको थोड़ा सा संक्षिप्त शॉर्ट में ये समझना है कि जो संवेदक जो सेंसर्स होते हैं ना, सेंसर मीन्स जैसे आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कैमरा से फोटो खींचा और आप जैसे थे वैसे ही फोटो आपकी आ गई। स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हैं? यस। हाँ, तो आप एज इट इज आपकी फोटो आ गई। अब क्या होता है कि आप एक्स का कैमरा का जो पिक्सल्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं और वाई के कैमरा के पिक्सल्स से ज्यादा कम अच्छे हैं, यानी क्या फोटो की क्वालिटी भी होती है ना। यस, क्वालिटी। हाँ, फोटो की क्वालिटी किसकी अच्छी आती है, यानी उसकी अच्छी आएगी जिसके पिक्सल्स ज्यादा अच्छे होंगे। ओके हाँ, पिक्सल्स को थोड़ा थोड़ा आप ऐसे समझिए कि संवेदक के रूप में जो है संवेदक का काम करते हैं। संवेदक द्वारा पृथ्वी के किसी भाग को या किसी वस्तु के संबंध में विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा सूचनाएं या तो डिजिटल रूप में एकत्र किए जाते हैं और या प्रतिबिंब चित्रीय रूप में एकत्र किए जाते हैं। यानी इन जो डिजिटल आंकड़ों की सहायता से हम प्रतिबिंब तैयार करते हैं, पिक्टोरियल, जिन्हें हम चित्रीय रूप कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट मेरी बात को समझ रहे हैं? यस मैम। हाँ, आपके बुक में मैंने परसों बताया, पिछले वाली क्लास में, कल वाली क्लास में भी बताया आपको कि एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है जिसमें रिमोट सेंसिंग प्रोसेस को समझाया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो धरातल के ऑब्जेक्ट हैं, धरातल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जैसे घास के मैदान, फॉरेस्ट, जंगल पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है और वीरान भूमि पाई जाती है, या रोड्स पाए जाते हैं, या बिल्टअप एरिया मीन्स भवन, मकान, फैक्ट्री, जो भी जिस तरह के जो सेटलमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट धरातल में पाए जाते हैं। तो जब ऊर्जा, सन की जो ऊर्जा होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं, इस चित्र को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे
जो आंकड़ा अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, वो सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसको समझना जरूरी है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आप लोग बता सकते हैं मुझे? एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का स्रोत मैम जैसे सूर्य। हाँ, सूर्य है, बिल्कुल, वेरी मच करेक्ट, बहुत अच्छा। मैम भूगर्भ से भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं मैम, भूमि के गर्भ से। हाँ, वो तो ठीक है, बट वो वाला सोर्स नहीं होता। जो मेन सोर्स एनर्जी का है वो सन है। सन से सारी एनर्जी जो है अर्थ प्लेनेट को मिलती है, ठीक है। yes. और दूसरा, वो एनर्जी जो सन से आती है वो डायरेक्ट कहाँ जाती है, उसकी काफी स्टेप्स होते हैं। एक तो कुछ एनर्जी का कुछ भाग वायुमंडल द्वारा संचरण हो जाता है, ठीक है। जो सन की एनर्जी आती है वो पूरी एनर्जी धरातल पर नहीं पहुंचती है। कुछ एनर्जी को वायुमंडल प्रोपोगेट कर लेता है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल द्वारा संचरण हो जाता है, ठीक है। मैं आगे आपको बताती हूँ। और कुछ एनर्जी जो है पृथ्वी की धरातली आकृतियां, अर्थ सरफेस फीचर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी फीचर्स मैंने अभी आपको बताए, चाहे वो घास है, फॉरेस्ट है, वनस्पतियां हैं, पानी है, समुद्र है, नदियां हैं, बिल्टअप एरिया है, ठीक है। जो अर्थ, हाँ, जो पृथ्वी की जो धरातली आकृतियां हैं, जिनको हम अर्थ सरफेस फीचर्स कहते हैं, ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो है वायुमंडल द्वारा पुनः संचारण होता है। कुछ एनर्जी जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो मैं बता रही हूँ आपको, ऑब्जेक्ट धरातल पर पाए जाते हैं। इन पर जब सन की ऊर्जा पड़ती है, सोलर ऊर्जा यहाँ पहुँचती है, जैसे ऑब्जेक्ट पर पहुँचती है तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट एनर्जी को अपने ढंग से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब यह है कि सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और पृथ्वी जो है सूर्य से विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य से पृथ्वी की ओर कुल विकिरण ऊर्जा, जो भी कोई ऊर्जा आती है, उसका 100 इकाई या प्रतिशत माना जाता है। उसको हम प्रतिशत में मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है उसका केवल, हेलो स्टूडेंट, मेरी बात सुन रहे हैं आवाज को? यस। हाँ, तो सूर्य से जितनी ऊर्जा विकिरण होती है उसका बहुत कम, 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो बाकी एनर्जी जो है कुछ तो एटमॉस्फेयर में प्रोपोगेट हो जाती है, कुछ अर्थ सरफेस फीचर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ रिट्रांसमिशन टू द एटमॉस्फेयर हो जाता है, ठीक है। वायुमंडल द्वारा जो प्रकीर्णन या प्रत्यावर्तन के कारण सौर ऊर्जा का कुछ भाग शून्य में वापस लौट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लघु तरंगें सौर विकिरण का केवल 35% भाग प्रकीर्णन या प्रत्यावर्तन के माध्यम से शून्य में वापस चला जाता है। इसका मतलब ये है कि 35% एनर्जी सन की जो हीट है, सन की जो ऊर्जा है, वो वापस प्रत्यावर्तन के माध्यम से वापस चली जाती है। हेलो, यस, सुन पा रहे हैं। हाँ, 27% बादलों से और 20% धरातल से तथा 6% वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण हो जाती है। इतनी ऊर्जा, ऐसे कुछ बादल 25% बादलों से में विलिप्त हो जाती है और 20% धरातल में प्रत्यावर्तित हो जाती है, फैल जाती है, और 6% वायुमंडल में प्रकीर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 51% भाग भूतल द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो टोटल एनर्जी आती है
केवल 51% भाग जो है भूतल अवशोषित करता है, जिसमें 17% डिफ्यूज डे लाइट के रूप में, यानी डे लाइट जो होती है ना, उसमें भी एनर्जी डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है, तो वो एनर्जी 17% होती है। तथा 35% प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में एनर्जी डिवाइड हो जाती है और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसका मतलब ये है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो डायग्राम मैंने आपको बनाने को कहा है, उसको आप देखोगे, आपके पास अगर अभी है तो अपना फाइल और उस डायग्राम को आप अपने सामने रखिए, जो मैंने आपको बनाने को कहा था पहले, ठीक है? तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल पेपर है, पार्ट है प्रैक्टिकल का, और ये प्रैक्टिकल है। इसके पीछे जो थ्योरी है ये मैं बता रही हूँ, तो इसको क्लासरूम जब करेंगे तभी आपको बहुत अच्छे क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? yes. तो जो एनर्जी सन से आती है वो बहुत सारा भाग, जैसे मैंने बताया कि प्रोपोगेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और कुछ अर्थ सरफेस फीचर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ भाग रिट्रांसमिशन हो जाता है, और बहुत कम भाग जो है 14% जो है अवशोषित कर लिया जाता है। तो बहुत कम 23% ऊर्जा धरातल से पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल में प्रत्यक्ष गमन हो जाती है, वापस फिर चली जाती है, और 9% ऊर्जा संवहन तथा विक्षोभ के रूप में खर्च हो जाती है। केवल 19% ऊर्जा वाष्पीकरण के रूप में खर्च हो जाती है। और इस तरह भूतल पर सौरिक विकिरण द्वारा जो 51% ऊर्जा है, वह पृथ्वी से विकिरण, संवहन तथा परिचालन के माध्यम से वायुमंडल में वापस चली जाती है। वायुमंडल सौरिक विकिरण से अवशोषण द्वारा 14% ऊर्जा तथा पृथ्वी से होने वाले विकिरण से 34% ऊर्जा, अर्थात कुल 48% ऊर्जा प्राप्त करता है। समझ गए हैं? yes. ये ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो EMR की बात कर रहे हैं हम। सामान्य भाषा में जो सूर्य से जो एनर्जी उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है, परंतु वैज्ञानिक भाषा में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जिसको मैं आपको 3 दिन से समझा रही हूँ। पिछले दिन की क्लास में भी, कल की क्लास में भी, और उससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिटेल में समझाया। तो आज मैं आपको जो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा का कैसा, कितना परसेंट कहाँ, कितना परसेंट कैसे खर्च हो जाता है, और बहुत कम, इसका केवल 48% ऊर्जा धरातल को प्राप्त होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? yes. हाँ, अब हम जो है, जो आंकड़ा, जब हमारे पास ये ऊर्जा EMR की बात हम कर रहे हैं, तो हमें अब आंकड़ा एनालिसिस या आंकड़ा विश्लेषण की बात हम करेंगे। सुदूर संवेदन की दूसरी प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया तो है डेटा का आंकड़े अर्जन करना। आंकड़े हम कैसे अर्जन करते हैं, ये डिटेल मैंने जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ऐसे हम आंकड़े का अर्जन करते हैं। दूसरा, आंकड़े का विश्लेषण हम कैसे करते हैं, अब मैं इसको आपको बता रही हूँ। डेटा एनालिसिस हम कैसे करेंगे। सुदूर संवेदन की जो दूसरी प्रक्रिया है, वो आंकड़ों का विश्लेषण करना है। अंतरिक्ष में आधारित संवेदकों, जो सेंसर्स होते हैं, उनके द्वारा जो अंकीय डिजिटल आंकड़े होते हैं अर्जित किए जाते हैं, उनसे कंप्यूटर की सहायता से प्रतिबिंब, इमेज कहते हैं ना, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, इमेज तैयार किए जाते हैं, जिन्हें आंकड़ा उत्पाद, डेटा प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी हमें डिजिटल
अंकीय रूप में आंकड़ा पैदा मिलता है और उसको हम कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल फॉर्म में लाते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं, जिससे आंकड़ा, जिसको हम आंकड़ा उत्पाद कहते हैं, आंकड़ा डेटा प्रोडक्ट कहा जाता है। ये उत्पाद किसी भी दृश्य क्षेत्र के सभी विवरणों को प्रस्तुत करते हैं। यानी कोई भी जो धरातल का ऑब्जेक्ट है उसको, उसके डिटेल को प्रस्तुत करता है। इन विवरणों को पहचानने एवं इनके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा किसी निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को आंकड़ा विश्लेषण कहते हैं। यानी हमने डिजिटल फॉर्म में हमें आंकड़ा प्राप्त हुआ, फिर हमने उसको प्रतिबिंब के रूप में इमेज बनाई, जिसको हम डेटा प्रोडक्ट कहते हैं, और फिर इस उत्पाद को किसी दृश्य क्षेत्र के सभी विवरणों को प्रस्तुत करते हैं और इनको पहचानने, इनको एनालिसिस करने, इनको समझने की प्रक्रिया को ही हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। यानी डेटा का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पर्याप्त अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है, रिमोट सेंसिंग की नॉलेज की जरूरत होती है। आंकड़ा उत्पादों को जो हम डेटा प्रोड्यूस करते हैं, डेटा प्रोडक्ट जिसको मैंने अभी आपको बताया, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है उपग्रही प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में सैटेलाइट इमेजरी कहते हैं। यानी सैटेलाइट इमेजरी, तथा दूसरा वायु फोटो चित्र, एरियल फोटोग्राफ्स। इसका मतलब ये है कि वायु फोटो चित्रों के विश्लेषण के लिए हम एक नई तकनीक को यूज करते हैं, जिसको स्टीरियोस्कोप यंत्र कहते हैं। इसकी सहायता से हम मानचित्र, सांख्यिकी आंकड़े या संदर्भ आंकड़ों की आंकड़े का जो विश्लेषण करते हैं, उससे हम निम्न कुछ तत्वों को शामिल करते हैं, जिसमें डेटा प्रोडक्ट होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा का इंटरप्रिटेशन व्याख्या करना होता है, डेटा का एनालिसिस करना होता है, और फिर डेटा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट जब हम एनालिसिस कर लेते हैं और डेटा का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, तो फिर डेटा हमको एक डेटा का सूचना का उत्पाद होता है, यानी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम जैसा प्रोडक्ट होगा, हमारा जैसा उत्पाद होगा, यानी जो चीज हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी जो एनालिसिस हम करेंगे, उसका हम यूजर्स को, उस उपयोगकर्ता को, उन जैसा जिसको जैसी जरूरत होती है, उपयोगकर्ता इस डेटा को यूज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम विस्तार से अलग अलग रूपों में इसका वर्णन करते हैं। समझ रहे हैं? तो अब मैं कल आपको थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग जो EMR है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। स्टूडेंट समझ रहे हैं? हेलो। हाँ मैम। हाँ, तो मैं आज कल को आपको रिमोट सेंसिंग की स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं, उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, वो कैसे अलग अलग स्टेजेस में, हमको अलग अलग सोपानों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं, और जो दूर संवेदन की जिनको अलग अलग अवस्थाएं भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी। हाँ, तो इसका मतलब आपने जो चीजें आपने फाइल में करी है, एक तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस आपने करी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, जो धरातल के जो रिसोर्सेज हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग को कैसे करते हैं, ये आपने चित्र बना रखा है। और तीसरा आपने डेटा का जो प्रोसेस है वो चित्र बना रखा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे, इसमें रिमोट सेंसिंग का
की जो डिफरेंट अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसकी एक बाल्यावस्था होती है, फिर एक युवावस्था होती है, एक वृद्धावस्था होती है, तो वो अलग अलग अवस्थाओं से क्रॉस होता है ना। तो वैसे ही रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे अलग अलग अवस्थाएं इसकी होती हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी EMR जो है, सुदूर संवेदन में जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो ऊर्जा की स्रोत है, ऊर्जा है सबसे मेन, जो हमें इल्यूमिनेट करता है, प्रकाश युक्त करता है, एनर्जी देता है। अगर सन से प्रकाश नहीं आता, एनर्जी नहीं आती, तो हम क्या होते, एक्टिवेट नहीं होते। धरातल की सारी चीजें, जब सन राइज होता है तो क्या होता है, चीजें अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जनरल एक सिंपल भाषा में हम इसको सोलर एनर्जी कहते हैं, और इसी को वैज्ञानिक भाषा में विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अलग अलग अवस्थाएं